तो अगर भारत में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का ख्याल मन में है, तो समझिए ये विश्लेषण आपके लिए ही है। हम यहाँ एक पूरी प्लेबुक देखने वाले हैं, एक बड़े मौके को पहचानने से लेकर बिजनेस चलाने की उन छोटी-छोटी मगर बेहद जरूरी बातों तक। चलिए एक जबरदस्त आंकड़े के साथ शुरू करते हैं। 60%, जी हां 60%, ये भारतीय ई कॉमर्स बाजार की सालाना चक्रवृद्धि विकास दर है, यानी CAGR। सच कहूं तो ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि भारत इस समय अपने ई कॉमर्स के सुनहरे दौर में है। जरा सोचिए, जैसा माहौल 2015 में अमेरिका में था कि आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते थे, ठीक वैसा ही मौका आज अभी भारत में है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर भारतीय बाजार में कदम रखने का ये सबसे सही समय क्यों है। इस मौके का अंदाजा लगाने के लिए बस ये नंबर देखिए, $200 बिलियन। अनुमान है कि 2026 तक भारत का ई कॉमर्स उद्योग इतना बड़ा हो जाएगा। यहां ग्रोथ की संभावनाएं वाकई में बहुत ज्यादा हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कदमों की। और अच्छी खबर यह है कि अपना स्टोर शुरू करना असल में काफ़ी आसान है, और इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए बस इन आसान से कदमों को फॉलो करना है। और हाँ, एक बात याद रखिए, भारत में लगभग 95% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर होते हैं, तो पहले ही दिन से पेमेंट गेटवे की उलझनों में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये पैसा एक साथ नहीं लगाना है। इसे पहले महीने का एक रोलिंग बजट समझिए, जो धीरे धीरे इस्तेमाल होगा। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एक ऐसा प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाए जो बिकेगा ही बिकेगा। इसके लिए एक पूरा सिस्टम है, एक तरीका है, जिसे हम अब देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही दमदार तकनीक है। फेसबुक की एड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स को खोजें जो भारतीय बाजार में पहले से ही धूम मचा रहे हैं। देखिए, अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए 20-30 से ज्यादा विज्ञापन चल रहे हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि उस प्रोडक्ट की जबरदस्त मांग है। और यही तो भारतीय बाजार की खूबसूरती है। दूसरे सैचुरेटेड बाजारों की तरह नहीं, यहाँ अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बहुत जल्दी एक सफल प्रोडक्ट मिल सकता है। अच्छा, अब उन नंबरों पर बात करते हैं जो असल में मायने रखते हैं। एक सफल प्रोडक्ट के लिए इन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी है। उसकी कीमत 600 से 2,000 रुपए के बीच हो, आपका मुनाफा लागत का 3 से 5 गुना हो, और एक ग्राहक को लाने का खर्च यानी CPP बिक्री मूल्य का सिर्फ 10% के आसपास हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन असली सफलता ऑपरेशनल काम में छिपी है। और इसकी शुरुआत होती है इन्वेंट्री को सही ढंग से संभालने की मेहनत से। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बारीकियों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और सच तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा यहीं डूबता है। ये हैं अस्वस्थ इन्वेंट्री के 7 प्रकार, जैसे कि जरूरत से ज्यादा स्टॉक, कहीं फंसा हुआ स्टॉक या बहुत पुराना स्टॉक। ये लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है, और ये सारी चीजें चुपचाप आपके मुनाफे को खा जाती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसे सुलझाने का एक सीधा साधा तरीका भी है। और ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। इन्वेंट्री से जुड़ी हर एक समस्या का सीधा असर आपके मुनाफे पर पड़ता है। इसे सही तरीके से मैनेज करना ही पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। Amazon गाइड से मिला ये समाधान एकदम सरल और शक्तिशाली है। बस 2 चीजें करनी हैं। अपनी इन्वेंट्री की मात्रा पर नियंत्रण रखें और अपनी बिक्री और सप्लाई की रफ्तार को समझें। वो यानी वीक्स ऑफ कवर एक बहुत ही काम का मीट्रिक है। ये आपको बताता है कि आपका मौजूदा स्टॉक बिक्री की मौजूदा रफ्तार पर कितने हफ्ते और चलेगा, जिससे आप आगे की योजना बना सकते हैं। और ये रहा WOC का सीधा साधा फॉर्मूला। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपके पास हमेशा 4 से 8 हफ्तों की इन्वेंट्री रहे, बस इतना ही। ये तुलना दिखाती है कि आपको लचीला होना पड़ेगा। जो आइटम तेजी से बिक रहे हैं उनके लिए अलग रणनीति अपनानी होगी, और जो धीरे बिक रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग। RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन भारत में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, खासकर COD ऑर्डर्स के लिए। ये एक बहुत ज़रूरी फिल्टर है ये तय करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट स्केल करना है। अगर किसी प्रोडक्ट का RTO रेट ज़्यादा है तो वो आपके मुनाफे को ख़त्म कर देगा। इसे कम करने के लिए प्रोडक्ट की जानकारी एकदम साफ रखें और एक भरोसेमंद शिपिंग पार्टनर चुनें। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। पहली बिक्री तो सिर्फ शुरुआत है, असली लक्ष्य तो एक टिकाऊ और मूल्यवान ब्रांड बनाना है।
सफर एक छोटे से ऑनलाइन स्टोर से शुरू होता है, लेकिन मंजिल है एक ऐसा ब्रांड बनाना जिस पर लोग भरोसा करें, जिसे लोग पहचानें और जिससे बार बार खरीदना चाहें। तो प्लेबुक अब सबके सामने है, रास्ता साफ है और मौका बहुत बड़ा। अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप क्या बनाएंगे